नमस्कार। आज का एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बरखा बली। आज का एजेंडा में सबसे पहले नजर डालते हैं देश और प्रदेश की उन तमाम बड़ी खबरों पर जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रहने वाली हैं। पीएम मोदी सफल अमेरिका दौरा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। वहीं मुंबई आतंकी हमले के दोषी तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित करेगा अमेरिका। इसी के साथ मणिपुर में लगाया गया राष्ट्रपति शासन। महाकुंभ में अब तक 49 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं स्नान। और संभल हिंसा के उपद्रवियों की पहचान के लिए लगाया गया पोस्टर। तो ये कुछ तमाम बड़ी खबरें हैं जिन पर हम आज का एजेंडा में बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहली खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल अमेरिका दौरा से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अमेरिका के दौरे के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच कई अहम विषयों पर समझौते हुए। राष्ट्रपति ट्रंप के शपथ लेने के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली बैठक थी। इस मौके पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने पीएम मोदी को आर जर्नी टुगेदर पुस्तक भी गिफ्ट की। इससे पहले व्हाइट हाउस में दोनों नेताओं ने मीडिया से भी बातचीत की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि जिस तरह राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका को महान बनाना चाहते हैं, वैसा ही संकल्प भारत ने भी लिया है। व्यापार और निवेश के क्षेत्र में दोनों नेताओं ने मिशन 500 की शुरुआत की, जिसका लक्ष्य 2030 तक कुल द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना से अधिक करके $500 बिलियन करना है। इस दौरान पीएम मोदी ने वॉशिंगटन डीसी में एलॉन मस्क के साथ मुलाकात की और एआई, स्पेस और भारत में स्टारलिंक की सेवाओं समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को अपना अत्याधुनिक लड़ाकू विमान F-35 देने की पेशकश भी की है। पीएम मोदी के साथ व्हाइट हाउस में मुलाकात के बाद ट्रंप ने घोषणा की कि उनका प्रशासन अमेरिकी स्टील्थ फाइटर को भारत को बेचने के लिए तैयार है। इससे भारत अत्याधुनिक स्टील्थ विमानों वाले देशों के एलीट क्लब में शामिल हो जाएगा। वहीं 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक तहव्वुर राणा को अब भारत भेजा जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि उनके प्रशासन ने 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों में अपनी भूमिका के लिए भारत में वांछित आतंकवादी तहव्वुर राणा के प्रत्यार्पण को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी ने आतंकवाद को लेकर दो टूक कहा कि इसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जरूरत है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को भारत आने का निमंत्रण दिया है। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए रक्षा मामलों के जानकार हर्ष कक्कड़ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्ष जी, ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान पीएम मोदी का इस पहली मुलाकात को आप किस तरह से देखते हैं? जहां तक ये पहली मुलाकात है, काफी महत्वपूर्ण है। बहुत मेजर डिसीजंस हुए जो पब्लिक डोमेन में है। काफी कुछ हुआ होगा जो पब्लिक डोमेन में नहीं है। उनकी मीटिंग तुलसी गबार्ड से जो हुई, उसके अंदर खालिस्तान का मुद्दा जरूर खड़ा किया होगा। वो कहीं कुछ ऑफिशियल डोमेन में नहीं है। जो टैरिफ्स की बात है, वो थोड़ा बहुत अप डाउन होता रहेगा। पर एक बात अगर आप देखो, बहुत क्लियर है जी। ट्रंप और मोदी का एक ही मकसद है। ट्रंप ने बोला अगर आपने टैरिफ बचाना है, फैक्ट्री अमेरिका में खड़ा करो। मोदी जी कहते हैं कि अगर आप मेक इन इंडिया करोगे तो आपके ऊपर टैक्सेस कम है। तो दोनों का तकरीबन वही पॉलिसी है जी। जहां तक डिफेंस कोऑपरेशन का है, दोनों देशों का डिफेंस कोऑपरेशन काफी बढ़ रहा है। पहले भी था। अगर चंद दिन पहले जब डिफेंस मिनिस्टर ने अमेरिकन डिफेंस मिनिस्टर या सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस पीट से जब बात करी, उन्होंने भी बात करी कि ज्यादा तालमेल, एक्सरसाइजेस, कोऑपरेशन। और यहां पे ट्रंप इंडिया को अपना F-35 स्ट्राइकर, जो इंडिया को पहले ही चाह रहा था, और बाकी कुछ चीजें ऑफर करी है जी। इंडिया का मेन इंटरेस्ट है, हमें चाहिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, मैन्युफैक्चर इन इंडिया। उससे फायदा हमारा, टेक्नोलॉजी इंडिया आएगी, हम आगे बढ़ा सकते हैं। ये सब अगर ट्रंप ऑफर कर रहा है इंडिया को जी। और ये बात और भी आप सोचिए कि ट्रंप F-35 ऑफर कर रहा है, रशिया Su-57 ऑफर कर रहा है। अब इंडिया को सूट क्या करता है?
इंडिया की रिक्वायरमेंट्स कौन से एयरक्राफ्ट से मिलती है जी, इस प्रकार का फायदा आएगा इसको या उसको लेने में। ये अब टाइम लगेगा, ये एयरफोर्स विजुअलाइज करेगी, ट्रायल करेगी, उसके बाद फाइनल डिसीजन देगा। पर मेजर इंटरेस्ट ये है कि अगर यूएस ऑफर करने को तैयार है, इंडिया मेरे ख्याल बहुत कम कंट्रीज में से है दुनिया में जिसको यूएस ने ये ऑफर दिया। इसका मतलब इतना ही है कि इंडिया यूएस रिलेशनशिप बड़े फर्म फुटिंग में है और आगे बड़े ढंग से बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल हर्ष जी, जैसे आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच व्यापार, निवेश और रक्षा जैसे तमाम मुद्दों पर समझौते हुए हैं, क्या ये दोनों देशों के लिए लॉन्ग टाइम पार्टनरशिप की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है? जरूर, क्योंकि दोनों देश को यही इंटरेस्ट है कि हमारी दोस्ती आगे बढ़े। हम दोनों का एक ही इंटरेस्ट है चाइना को कंटेन करना, और दोनों डेमोक्रेसी है, एक सबसे पुरानी, एक सबसे बड़ी। तो दोनों जब डेमोक्रेसीज इकट्ठे हो जाए, सोच एक है, इरादा एक है, तो डेफिनेटली जब आगे रिलेशनशिप, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बढ़ेगी तो दोनों देशों का फायदा होगा, और यही आगे का कदम लगा। बिल्कुल हर्ष जी, इसी के साथ 26/11 हमले के दोषी तहव्वुर राणा का प्रत्यार्पण भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है, और इस निर्णय से भारत अमेरिका के संबंधों में किस तरह से बदलाव आप देखते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो गैप्स थे जी, कि क्या हुआ, किस प्रकार के गैप्स थे जो हम फ्यूचर के लिए अच्छी तरह प्लग कर सकते हैं, ये सब गैप सब क्लियर हो जाएंगे। जी, उसका पहले ही रास्ता क्लियर था, यूएस सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया था, पर कहीं ना कहीं हिचकिचाहट आ रही थी उनके ब्यूरोक्रेसी में। अब वो निकल जाएगी, और थोड़े टाइम बाद जब वो इंडिया आएगा तो जो हमारे गैप्स थे और जो पाकिस्तान के ऊपर जो ब्लेम जाना है, जो पाकिस्तान आज तक ना कह रहा था, जी, ये सब पूरा साफ होके क्लियर हो जाएगा, और ये हमारे लिए बहुत फायदादार। बिल्कुल बिल्कुल फायदेदार होगा हर्ष जी। इसी के साथ पाकिस्तान हमेशा से ये दावा करता आया है कि वह आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है, लेकिन क्या इस नए वैश्विक दबाव से उसे अपनी नीतियों में कोई सुधार करने की जरूरत महसूस पड़ सकती है? जरूर उनके ऊपर प्रेशर आएगा। अगर आप देखो, दो बहुत जरूरी अपॉइंटमेंट्स हैं यूएस के अंदर। एक अभी जो अपॉइंट हुआ है कल या परसों, पॉल कपूर, जो डोनाल्ड लू की जगह ले रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका होगा साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया। उनको इमरान खान ने ब्लेम किया था कि उनके कारण मेरी कुर्सी निकाली गई। उनको भी ब्लेम कर रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर जो कू हुआ उसके लिए डोनाल्ड लू रिस्पॉन्सिबल है। जो पॉल कपूर आ रहे हैं वो इंडिया के क्लोज है, इंडिया के खास दोस्त हैं। वो 1.5 इंडिया यूएस ट्रैक डिप्लोमेसी में पार्ट ले रहे थे। इंडिया का जो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है उसके लिए बहुत बार लिखा है जी। वो स्ट्रांगली एंटी पाकिस्तान है, और उनका हमेशा कहना है कि पाकिस्तान को जब तक हम एड सब कुछ बंद नहीं करेंगे पाकिस्तान सुधरेगा नहीं। तो ये भारत के लिए फायदेदार है। पॉल जो उनका सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, और अब पॉल कपूर, चारों जो प्रो इंडिया है, प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर पड़ेगा। और अब जब राणा हमारे पास वापस आ रहा है और जो खुलासा ये करेगा, ये और भी दबाव पाकिस्तान के ऊपर पड़ेगा कि वो आतंक के ऊपर कट डाउन करे। बिल्कुल बिल्कुल हर्ष जी, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है वो भारत के लिए भी काफी फायदेमंद होगी, और तहव्वुर राणा के भारत आने से भी अब जो सुरक्षा के जो मामले हैं उन पर भी बेहतर तरीके से काम किया जाएगा। हर्ष जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर पर। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच द्विपक्षीय बैठक के बाद आज सुबह साझा वक्तव्य जारी किया गया। आखिर क्या कुछ कहा है दोनों नेताओं ने, आइए दिखाते हैं। आतंक से मिलकर लड़ने में जो सहमति बनी है वो काफी महत्वपूर्ण है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति बनी है। हिंद प्रशांत में शांति स्थिरता जरूरी है। इसी के साथ भारत अमेरिका में खास रिश्ता है और ये समय के साथ साथ और मजबूत होता जा रहा है। और सैनिक परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में मिलकर काम करने की जो प्रतिबद्धता है वो भी जताई गई है। इसी के साथ द्विपक्षीय व्यापार $500 बिलियन तक ले जाने का जो लक्ष्य है वो 2030 तक
साकार किया जाएगा। शीघ्र संपन्न होगा द्विपक्षीय व्यापार समझौता, इस पर फोकस किया जाएगा। इसी साथ महत्वपूर्ण खनिजों पर दोनों देश के बीच नई पहल देखने को मिलेगी। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर भी जोर दिया जाएगा। तो ये कुछ तमाम मुद्दे हैं जिन पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच बैठक हुई है, जिनमें आप कह सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही अहम मुद्दा है। आतंक से भी मिलकर लड़ने में जो सहमति बनी है उस पर भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर बांग्लादेश और चीन के मुद्दे पर खुलकर बात की। साथ ही अमेरिका और भारत ने आतंकवाद के खिलाफ साथ मिलकर लड़ने की बात कही। क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने, आइए आपको दिखाते हैं। बहुत से लोगों का एक भ्रम है कि भारत न्यूट्रल है। मैं साफ करना चाहता हूं, भारत न्यूट्रल नहीं है। हमारा अपना एक पक्ष है और हमारा पक्ष है शांति, पीस। और मैंने इसी एक हमारे सिद्धांत को लेकर के राष्ट्रपति पुतिन की हाजिरी में मीडिया के सामने स्पष्ट रूप से कहा था, ये युद्ध का समय नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका दृढ़ता से साथ खड़े रहे। हम सहमत हैं कि सीमा पार आतंकवाद के उन्मूलन के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए विदेश मामलों के जानकार संजय गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, भारत और अमेरिका के बीच जो द्विपक्षीय वार्ता हुई है उसमें सबसे खास बात यह है कि अमेरिका से MQ-9B ड्रोन, स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल्स और फाइटर जेट इंजन जैसे रक्षा डील्स पर चर्चा हुई है। इससे भारत की सैन्य क्षमता पर क्या असर पड़ेगा, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण डील है। भारत इसके लिए बहुत समय से पहले से प्रयास कर रहा था, लेकिन यहाँ ये याद रखना जरूरी है कि अमेरिका ने पहले भी F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट देने की पहल किया था। साथ साथ उन्होंने जो ड्रोन जो है, जो रिपर ड्रोन है, उसके लिए भी उन्होंने पहल किया था। लेकिन भारत ने हर बार अपनी कंडीशन यही लगाई है कि हमें साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी चाहिए, क्योंकि हम केवल असेंबली करने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। और अगर ऐसे ही करना है तो हमें दुनिया में तो और भी बहुत अच्छे हमें फाइटर एयरक्राफ्ट मिल सकते हैं। अमेरिका ने भारत के इस प्रस्ताव को गंभीरता से लिया है और इसी के ऊपर ठोस वार्ता भी हुई है। और अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वाला ये क्लॉज अगर पूरा हो जाता है तो संभवतः भारत की विदेश नीति के लिए ये बहुत बड़ी जीत होगी है। और साथ साथ अमेरिका और इंडिया के जो द्विपक्षीय संबंध है, वास्तव में जैसे मोदी जी ने कहा है कि 2030 तक हमारा व्यापार बिल्कुल आसमान छू रहा होगा, वो उसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। बिल्कुल। और भी जी और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अभी आपने जो वक्तव्य सुनाया प्रधानमंत्री जी का कि भारत न्यूट्रल नहीं रहा, ये बहुत महत्वपूर्ण ये भी स्टेटमेंट उनका, क्योंकि देखा जाए तो भारत तो वास्तव में कभी भी न्यूट्रल नहीं रहा है। इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोल्ड वॉर, तब भी भारत की विदेश नीति का झुकाव सोवियत यूनियन की तरफ था। जो 1971 की जो ट्रीटी हुई थी 20 साल की, और 93 में फिर उसको आगे बढ़ाया गया था। ये शो करता कि भारत कभी नॉन अलाइंड ट्रूली नहीं रहा। लेकिन आज के संदर्भ में भारत जिस रूप में कह रहा है कि हम नॉन अलाइंड हम नहीं रहे, इसका तात्पर्य कि भारत एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर उभर कर वो आया है दुनिया में। और अभी देखिए क्वाड समिट होने वाली है अभी इसी साल भारत में। तो भारत ने ये जो कहा, जो मोदी जी ने कहा है हम अब न्यूट्रल नहीं, इसका मतलब है कि भारत की आज इतनी बड़ी स्टेचर हो गया है, इतने बड़े उसके कद हो गया है कि आज केवल शांति के ऊपर बात नहीं करेगा। जहां जहां भारत को लगेगा कि उसका जो नेशनल इंटरेस्ट है उसके लिए बोलना होगा तो बोलेगा। अब देखिए, अभी जो इजराइल और फिलिस्तीन का जो मामला है, वहां पर भारत की एक जो नीति चली आ रही है, 2 नेशन थ्योरी, वो भी भारत ने नॉन अलाइनमेंट वाला रुख नहीं अपनाया, वहां पर भी मल्टी अलाइनमेंट है। जो मोदी जी का स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, बिल्कुल वो मल्टी अलाइनमेंट है कि हम इजराइल से भी मित्रता रखेंगे, ईरान से भी रखेंगे और फिलिस्तीन से भी रखेंगे। बिल्कुल संजय जी, लेकिन ये कहा जा सकता है ना कि क्या भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती रक्षा और व्यापार साझेदारी विशेष रूप से तकनीकी और रक्षा के क्षेत्र में ग्लोबल डिप्लोमेटिक इक्वेशंस को प्रभावित करेगी? बिल्कुल, बहुत प्रभावित करेगी, क्योंकि भारत का ये जो जितना भी आदान प्रदान चल रहा है, बायलैटरल टॉक चल रहे हैं,
ये दिख रहा है पूरी दुनिया को कि किस तरह से ट्रंप ने मोदी को या भारत को कितना महत्व दिया है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा, एक उभरता हुआ एक विश्व का बाजार है। अमेरिका को चाहिए भारत, बिना भारत को साथ लिए अमेरिका का राष्ट्र हित पूरे नहीं होने वाले हैं। चाहे वो इंडो पैसिफिक का रीजन हो, चाहे चाइना को कंटेनमेंट करने की अमेरिका की पॉलिसी हो वहां पर हो, चाहे आतंकवाद विरोधी जो अमेरिका का अभियान है, बिना भारत को साथ लिए वो नहीं चल सकता है। और इससे स्पष्ट मैसेज जा रहा है ग्लोबल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल कम्युनिटी बहुत स्पष्ट मैसेज जा रहा है कि दुनिया का जो सबसे ताकतवर, सबसे जो समृद्ध देश है वो आज भारत को इतना उसको साथ लिए बिना नहीं चल सकता। इससे पूरा अब देखिए जो चाहे वो रशिया का जो है इशू है या भारत के दुनिया भर में अन्य देशों के साथ संबंध है, आज दुनिया को भारत के साथ चलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और यही भारत की जीत है, भारत की विजय है। और जिस तरह से भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है, अभी तो हम चौथे नंबर पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन 2030 तक ये जो कहा गया भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो जाएंगे और 2050 तक भारत तो लगभग $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रहा है। ये दुनिया को आज ये महसूस हो रहा है, इसलिए हर देश दुनिया का चाह रहा है कि हम भारत के साथ बहुत करीबी संबंध रखें और इसका सर्टिफिकेट अमेरिका से मिल रहा है भारत को। अमेरिका आज अमेरिका तो ये कहना गलत नहीं होगा संजय जी कि भारत और अमेरिका के रिश्तों की अगर ये मजबूत होते हुए दिख रहे हैं और इससे ग्लोबल जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है भारत के भी वो मजबूत हो जाएंगे। संजय जी इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। तो आज का एजेंडा में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं विराम। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC हर पल आपके साथ। तो आज का एजेंडा में आगे बढ़ते हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह के इस्तीफे के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। राष्ट्रपति के CM एन बीरेंद्र सिंह ने 9 फरवरी 2025 को इस्तीफा दिया था, जिसके बाद राज्यपाल अजय भल्ला ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की। विधानसभा को भी निलंबित कर दिया गया है। 10 फरवरी से मणिपुर में विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला था और कांग्रेस एन बीरेंद्र सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में थी। इस महीने की शुरुआत में विधानसभा अध्यक्ष सत्यव्रत को दिल्ली बुलाए जाने के बाद मणिपुर से सत्ता परिवर्तन के संकेत मिलने लगे थे। बीजेपी के पूर्वोत्तर प्रभारी और सांसद संबित पात्रा पिछले 4 दिनों से लगातार पार्टी के विधायकों और राज्यपाल अजय भल्ला से कई बार मीटिंग कर चुके हैं, लेकिन नए CM के नाम तय नहीं हो पा रहे था। तो आज का एजेंडा में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं विराम। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। तो आज का एजेंडा में आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करते हैं मणिपुर में मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह के इस्तीफे के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। इन तमाम खबरों पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं। विजय जी, मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह के इस्तीफे के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? देखिए, मणिपुर के हालात पिछले करीब 2 साल से 2 साल पहले बहुत खराब हो गए थे। उस समय हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर किया था कि जो मैतेई कम्युनिटी है उन्हें भी ST का दर्जा मिलना चाहिए। इस बात का कुकीज ने विरोध किया और कुकी जो ऊपर पहाड़ों पे रहते हैं, मैतेई जो घाटी में ज्यादा जिनकी आबादी है, उनके बीच में एक वार जैसी सिचुएशन शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से काफी हिंसा हुई और बाद में उसमें कई ऐसे बहुत ही दुखद और त्रासद वीडियोस भी सामने आए थे। अब ये दोनों कम्युनिटी अलग अलग रिलीजन को मानने वाली हैं और कुकीज में बहुत से लोग जो बर्मा से आए हैं वो भी वहां रहते हैं और वहां पे अफीम वगैरह की खेती होती है और
जो ड्रग्स है उसकी तस्करी होती है। तो ये एक पहले से ही वल्नरेबल सिचुएशन थी वहां पे, और जब हाई कोर्ट का ऑर्डर आया उसके बाद से ये हिंसा शुरू हो गई थी। पिछले 21 महीने से बीरेन जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे थे। केंद्र सरकार ने भी काफी मदद की थी, लेकिन अभी पिछले दिनों पूर्व गृह सचिव अजय भल्ला जी को वहाँ का राज्यपाल बनाया गया था। तभी से इस बात की संभावना मानी जा रही थी कि शायद मणिपुर में कुछ बड़ा होने वाला है, और अब इन्होंने इस्तीफा दिया मुख्यमंत्री ने, उसके बाद वहाँ प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया है। चूंकि वहाँ कोई और अल्टरनेट सरकार बन नहीं सकती है, न किसी ने दावा किया है, तो एक ही विकल्प था वहाँ प्रेसिडेंट रूल लगाना। अब वहाँ प्रेसिडेंट रूल लग गया है। मुझे लगता है मणिपुर के हालात को संभालने के लिए ये एक जरूरी कदम है, वहाँ की जो स्थिति है उसे और बेहतर बनाने के लिए। बिल्कुल विजय जी, इसी के साथ कुकी समुदाय का अलग प्रशासन की मांग के बारे में आप क्या सोचते हैं? ये मांग मणिपुर की स्थिति को और जटिल बना सकती है? देखिए, कुकीज बहुत ज्यादा हिंसक कम्युनिटी है, और चूंकि ड्रग्स पे उनका दबदबा है, बहुत बड़े पैमाने पे वो अफीम की खेती करते रहे हैं, और एक इंटरनेशनल साजिश भी थी वहां पे कुकीज के साथ, एक पूरा बांग्लादेश को जोड़ते हुए एक नए राष्ट्र की बनाने की भी मांग वहां पे अंदर से चल रही थी। इस बारे में इनपुट भारत सरकार के पास भी थी। काफी कुछ घट रहा था वहां, जिसे कंट्रोल किया भारत सरकार ने, और अभी वहां काफी स्थिति बेहतर है। अब प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद वहां स्थिति और बेहतर होगी। देखिए, कुकीज में कितने भारतीय हैं, कितने बर्मा से आए हैं या म्यांमार से आए हैं, ये इसका भी कोई आकलन करना बड़ा मुश्किल है। तो अब दूसरे देश के नागरिक अगर कहीं आ जाते हैं और वो कोई नई मांग करते हैं या स्थानीय लोगों को उकसाकर नई मांग करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक राष्ट्र विरोधी कदम है, और भारत सरकार अब इस पे जल्दी ही काबू पा लेगी। बिल्कुल विजय जी, इसके साथ मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह के इस्तीफे के बाद सियासत भी तेज हो गई थी। राज्य में हुई हिंसा को लेकर बीरेन्द्र सिंह ने माफी भी मांगी थी। इनके इस्तीफे को लेकर भी तमाम बयानबाजी हुई। अब सरकार का आगे का रुख क्या हो सकता है? देखिए, अपोजिशन जिस तरीके से एड्रेस कर रहा था मणिपुर के पूरे इशू को, उनकी हमेशा ये कोशिश रही कि मामला ज्यादा डिस्टर्ब हो। अब शांत करना बड़ा आसान काम नहीं होता। अगर कहीं वैसे भी जो पूर्वोत्तर भारत है, वहां जब भी किसी ट्राइबल कम्युनिटी ने हिंसा शुरू की तो उसे काबू में करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सेना अपने ही लोगों पर गोली चलाना सेना के लिए बहुत मुश्किल होता है। आप अपने ही नागरिकों पर गोली कैसे चलाएंगे? तो उनको काबू में करना, आप एक शांतिपूर्ण प्रक्रिया शुरू करना, ये एक टफ टास्क था। और चूंकि बीजेपी के मुख्यमंत्री के रहते शायद कुकीज को उतना भरोसा ना होता, तो भरोसा जीतने के लिए भी जरूरी था कि बीरेन्द्र सिंह का इस्तीफा हो और वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगे, ताकि नेगोशिएशन के टेबल पे बात आ सके और ये जो वहां की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। बिल्कुल विजय जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी मच। तो आज का एजेंडा में बढ़ते अपनी अगली खबर पर। अगली खबर महाकुंभ से जुड़ी हुई है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में लगातार श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। लोग पावन स्नान करने के लिए त्रिवेणी संगम में बड़ी संख्या में उमड़ रहे हैं। अब तक 49 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज दोपहर 2 बजे फ्लाइट से बमरौली एयरपोर्ट प्रयागराज पहुंचेंगे। उनका महाकुंभ मेले भ्रमण एवं संगम स्नान का कार्यक्रम है। वहीं केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी संगम पहुंचेंगे। वहीं कुंभ की आस्था और जलवायु परिवर्तन पर प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र में सम्मेलन होगा, जिसका 16 फरवरी को सीएम योगी आदित्यनाथ शुभारंभ करेंगे। सम्मेलन में 450 धर्म गुरु एवं विशेषज्ञ और आमंत्रित किया गया है। करीब 140 स्पीकर्स और डेलीगेट सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके साथ ही महाकुंभ से जोड़कर भ्रामक पोस्ट करने पर पुलिस ने अब तक 22 और सोशल मीडिया अकाउंट पर मुकदमा दर्ज किया है, जिन्होंने 2 पुराने वीडियो मेले से जोड़कर पोस्ट किए गए हैं। बीते माह में कुल 53 सोशल मीडिया अकाउंट पर केस दर्ज हो चुका है। तो देखिए, आज महाकुंभ में का 33वां दिन है और लगातार जो श्रद्धालु हैं वो भारी मात्रा में पहुंच रहे हैं। आज भी जो महाराष्ट्र के सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस, उनके साथ तमाम गणमान्य व्यक्ति भी महाकुंभ पहुंचने वाले हैं। इसको लेकर भी जो तमाम तैयारी है वो संगम नगरी में देखने को मिल रही है। और जैसे कि अभी हाल ही में माघी पूर्णिमा बीती है और भारी मात्रा में श्रद्धालु पहुंचे थे, और लगातार तब से ही अब श्रद्धालु दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। उनकी सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्रशासन की सभी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जी
तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्रा जुड़ चुके हैं। अश्विनी जी, लगातार भारी मात्रा में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, संगम नगरी पहुंच रहे हैं और महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आस्था और आध्यात्म से भरपूर आज का नजारा कैसा है संगम नगरी का? अश्विनी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अश्विनी जी, आप अपनी ऑडियो एक बार चेक कर लें। चलिए, तकनीकी कारणों की वजह से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर पर। संभल हिंसा के आरोपियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी है। हिंसा में शामिल उपद्रवियों की पहचान के लिए अब पुलिस उनके पोस्टर लगा कर रही है। पुलिस ने एक आरोपी का पोस्टर चस्पा कर नाम पता बताने वाले को इनाम देने का भी ऐलान किया है। संभल जामा मस्जिद हिंसा में यह व्यक्ति शामिल था जिसका नाम पता तस्दीक नहीं हो पाया है। इस मामले में सार्वजनिक स्थानों पर एक व्यक्ति की पहचान के लिए पोस्टर चस्पा किया गया है। संभल हिंसा की घटना को लेकर वीडियो फोटो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। बता दें कि संभल में बीते साल 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान जमकर बवाल हुआ था। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई थी जबकि 29 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इस मामले में पुलिस अब तक 76 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दंगाइयों की पहचान करने के बाद इनकी गिरफ्तारी की थी। तो देखिए, संभल हिंसा के आरोपियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी है। हिंसा में जितने भी उपद्रवी शामिल थे उनकी पहचान की जा रही है और पुलिस ने इसको लेकर जो पोस्टर है वो भी लगा दिए हैं। पुलिस ने एक आरोपी का पोस्टर चिपका कर नाम पता बताने वालों को इनाम देने का भी अब तक ऐलान कर दिया है। हम आपको बता दें कि संभल जामा मस्जिद हिंसा में यह व्यक्ति शामिल था जिसका नाम पता अभी तक नहीं चल पाया है। इस मामले को लेकर सार्वजनिक स्थलों पर भी व्यक्ति की पहचान के लिए पोस्टर चिपका दिए गए हैं। संभल हिंसा को लेकर अभी तक जो है वो पुलिस की तरफ से वीडियो फोटो के आधार पर आरोपियों की पहचान भी की जा रही है। हम आपको बता दें कि 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान जमकर बवाल हुआ था। इसमें हिंसा भी हुई थी। आपको बता दें 4 लोगों की मौत भी हुई थी जबकि 29 पुलिसकर्मी इस हिंसा में घायल हुए थे। इस मामले को लेकर अब तक पुलिस ने 76 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तो देखिए, महाकुंभ का आज 33वां दिन है और भारी मात्रा में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं महाकुंभ। इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए सीधे महाकुंभ से हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्रा जुड़ चुके हैं। अश्विनी जी, महाकुंभ का आज 33वां दिन है और श्रद्धालु लगातार आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आस्था और आध्यात्म से भरपूर आज का नजारा कैसा है संगम नगरी का? अश्विनी जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अश्विनी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो देखिए, आज 33वां दिन है महाकुंभ का। संगम नगरी में भारी मात्रा में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आज संगम नगरी में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ साथ कई गणमान्य व्यक्ति भी पहुंचने वाले हैं। हम आपको बता दें कि हाल ही में माघी पूर्णिमा बीती थी और भारी मात्रा में श्रद्धालु संगम नगरी पहुंचे थे और तब से ही लगातार, जब से महाकुंभ शुरू हुआ है तब से ही श्रद्धालुओं का तांता लगातार बढ़ता जा रहा है। श्रद्धालु की सुविधा के लिए, उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो उसको लेकर प्रशासन भारी मात्रा में जो सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम है वो कर रही है। महिलाओं के लिए हो अलग से उनके लिए चेंजिंग रूम्स, टॉयलेट, सब स्वास्थ्य सुविधाएं पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो आज का एजेंडा में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।